So hey guys, welcome to ABC channel. So today we will start the next part of this chapter. So today we will start the topic that is respiration. I know you were still waiting for my videos to upload the parts, and I was busy so that I was not uploading the parts. So in this video I will just try to complete this chapter. So let's start this part. तो आज हम करेंगे इसमें रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? सिंपली रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेना। इन लेमन लैंग्वेज इसका मतलब होता है सांस लेना। आप जब सांस लेते हो तब आप इनहेल क्या करते हो, मतलब आप अंदर क्या लेते हो? आप ऑक्सीजन लेते हो। और अगर आप सांस छोड़ते हो उसको करना है एक्सहेल करना। इनहेल और एक्सहेल में फ़र्क समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। इनहेल का क्या मतलब होता है? ऑक्सीजन लेना अंदर, उसका मतलब होता है इनहेल। और एक्सहेल का क्या मतलब होता है? जो अपने कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकालना। ठीक है, तो एक बार आप सांस लेते हो जो भी गंदी गैसेस अंदर आपकी बन रही होगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। और ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूस चलता रहता है। ठीक है, ये तो मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि ऑक्सीजन इनहेल है और एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो इसमें हम पूरा डिटेल करने वाले हैं। ये पूरा डायग्राम डिटेल है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इसके साथ हम ये भी करेंगे आज ट्रांसपोर्टेशन, डेट इज़ द हार्ट। फिर एक पार्ट रह जाएगा एक्सक्रीशन, इसका मैं फिर आपको एक पार्ट अलग से इसकी वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ लाइक माय चैनल एंड प्लीज़ इतने व्यूज़ मत दो, मुझे इतने लाइक्स भी दो ताकि मैं और अच्छे वीडियोस अच्छे तरह से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो इसमें हमने ये वाला पार्ट करना है 6.4 एक्टिविटी। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें 2 टेस्ट ट्यूब्स दी हुई हैं, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। 2 टेस्ट ट्यूब दी हुई हैं। इसमें रेस्पिरेशन के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में क्या किया हुआ है? लाइम वाटर लिया हुआ है। दूसरी टेस्ट ट्यूब में भी सेम लाइम वाटर लिया हुआ है। एक जो ये टेस्ट ट्यूब है इसके ऊपर ये पिचकारी लगाई हुई है, और एक यहाँ से जो हम ऑक्सीजन यहाँ से दे रहे हैं इसको हम यहाँ से दे रहे हैं। बेसिकली क्या पास कर रहे हैं? एयर। एक तो हम दो तरीके से पास कर रहे हैं। एक तो हम पिचकारी से पास कर रहे हैं, एक हम अपने माउथ से पास कर रहे हैं। नाउ ब्लो द एयर द लाइम वाटर। नाउ नोट हाउ लॉन्ग इट्स स्टेइंग। हमने देखना है लाइम वाटर जो नींबू पानी है वो हमने जो एयर पास की है फ्रॉम द पिचकारी एंड द एयर पास्ड फ्रॉम अवर माउथ, हमने देखना है कि कौन ज़्यादा मिल्की कौन टर्न होता है कितनी देर में। ना यूज अ सिरिंज और पिचकारी टू पास द एयर थ्रू सम फ्रेश लाइम वाटर। नाउ water taken in another test tube. Note how long it takes for this lime water to turn milky. What does this tell about the amount of carbon dioxide in the air that we breathe out? तो ये क्वेश्चन आपका कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर चाहिए। तो नेक्स्ट है आपका ये वाला पार्ट। ये तो जस्ट आपको क्वेश्चन ऐसे दिए हैं, ये सेम ऐसा फ्रूट जूस ले लिया हुआ है जैसे हमने ये किया। ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद ट्राई करोगे। आई हैव टू सी कि आप मेरी वीडियोस देखते भी हो कि कमेंट भी करते हो कुछ। सो यहाँ से करते हैं। वी हैव डिस्कस न्यूट्रिशन इन द ऑर्गेनिजम्स इन द लास्ट सेक्शन। तो हमने, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो हमने जो न्यूट्रिशन जो है हमने देखा था, न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स, जिस वीडियो को आपने 43 व्यूज़ दिए थे, वो वाली वीडियो याद करो ज़रा। व्यूज़ ही देते हो आप, सिर्फ लाइक नहीं करते, मैंने देख लिया। सो वी हैव डिस्कस न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स इन द लास्ट सेक्शन। लास्ट सेक्शन में हमने न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स जो है ये पढ़ा था, लास्ट टू लास्ट वीडियो। सो इसमें क्या होता है? द फूड मटेरियल इज न्यूट्रिशन। द फूड मटेरियल टेकन
इन ड्यूरिंग द प्रोसेस। जो फूड मटेरियल हम लेते हैं, ह्यूमन बॉडी जो है फूड मटेरियल लेगी, टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन द सेल्स टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं, न्यूट्रिशन जो है वेरियस लाइफ प्रोसेसेस के लिए, मतलब जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो न्यूट्रिशन मिलती है हमको उसमें से, ठीक है, न्यूट्रिशन मिलती है। तो न्यूट्रिशन से क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलती है फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, वेरियस लाइफ प्रोसेसेस के लिए हमें एनर्जी मिलती है। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलती है तो हमें काम करने के लिए ईजी रहता है, ठीक है। सो डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स डू दिस इन डिफरेंट वेज। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का अपना अपना तरीका है कि वो एनर्जी कैसे यूज़ करते हैं। सम यूज़ ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज, ये हमने पहले भी किया था, completely in carbon dioxide and water, and other pathways do not involve oxygen. In all cases, first step is the breakdown of the glucose. पहले जो है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, ये होता है ना ग्लूकोज। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है किसमें, ग्लूकोज का into a 3 carbon molecule that is called as pyruvate. ग्लूकोज का बेसिकली बहुत इजी है ये इम्पोर्टेंट भी बहुत है। ये क्वेश्चन आता होता है आपको 3 मार्क्स का एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में। तो ये आपका 10th क्लास है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जो ग्लूकोज है क्या होगा, पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम 3 कार्बन मॉलिक्यूल भी कहते हैं, ठीक है। ग्लूकोज जो है 6 कार्बन से 3 कार्बन से कन्वर्ट, 6 कार्बन से 3 कार्बन बन गया। कहाँ पे हो रहा है ये, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। तो दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में हुआ। फर्दर द पायरुवेट में भी कन्वर्टेड टू इथेनॉल। जो पायरुवेट है वो इथेनॉल के ऊपर, इथेनॉल में कन्वर्ट हो गया and carbon dioxide, and this process takes place in yeast during fermentation. Since this process takes place in the absence of air, ये जो प्रोसेस है ऑक्सीजन के बिना होता है एंड उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एंड ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट, जो पायरुवेट की ब्रेकडाउन होती है यूजिंग ऑक्सीजन, वो कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया पे। और दिस process breaks up 3 carbon pyruvate molecule to give 3 molecules of carbon dioxide. The other product is water. So since this process takes place in the absence of air, that is oxygen, and it is called as aerobic respiration. So यहाँ पे aerobic और anaerobic में फ़र्क बहुत important है कि एनारोबिक में क्या फ़र्क होता है और एरोबिक में क्या फ़र्क होता है। एनारोबिक का मतलब होता है दैट प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के बिना प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं एनारोबिक। विदाउट ऑक्सीजन दैट इज कॉल्ड एज एनारोबिक। और एरोबिक प्रोसेस का क्या मतलब होता है, एरोबिक प्रोसेस वो होता है जो विद ऑक्सीजन हो, उसको हम कहते हैं एरोबिक प्रोसेस। तो एनर्जी, रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज लॉट ग्रेटर देन इन द एनारोबिक प्रोसेस। समटाइम्स देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन, कई बार लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है हमारे मसल सेल्स में। एंड अदर पाथवे फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द पायरुवेट, मान लो कि जब ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट अपनी मसल्स पे तो तब कैसे होगा पायरुवेट ब्रेक, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हाउ डज दिस पायरुवेट दैट इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल ब्रेक्स। कई बार पायरुवेट नहीं लिखते, 3 कार्बन मॉलिक्यूल लिख देते हैं। सो हेंस पायरुवेट दैट इज कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड। तो पायरुवेट है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, which is also a 3 carbon molecule, and this build-up of lactic acid in our muscles during a sudden activity that causes us cramps. तो ये डायग्राम है इसमें कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है। अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा,
अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, विच कॉजेज क्रैम्प्स, ठीक है। और ऑक्सीजन अगर एब्सेंट, अगर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होगी तो इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी ये यीस्ट में होगा। तो ये बस यही है। तो ग्लूकोज वेरियस पाथवे में यहाँ पे ब्रेकडाउन, क्या ब्रेकडाउन हो रहा है? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल, यही है फॉर्मूला ग्लूकोज का, C6H12O6। बेसिकली हमारा ग्लूकोज ही ब्रेकडाउन हो रहा है। सो नेक्स्ट पार्ट इसमें क्या है? The energy released during the cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP, which is used to fuel of all other activities in the cell. ATP की जो है all activities in other cell use होया, and this जो ATP क्या है? adenosine triphosphate, broken down to giving rise to a fixed amount of energy which can drive through the endothermic reactions. Endothermic reactions क्या होते हैं? endothermic reactions होते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। जो इसमें एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, दो तरह के रिएक्शंस हमने को बता देते हैं, हमको शायद पता ही हो, केमिस्ट्री में आपने किए हो। एक तो होते हैं एंडोथर्मिक और एक होते हैं एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होते हैं? जिसमें एनर्जी जो है अब्जॉर्ब होती है। एक्सोथर्मिक क्या होते हैं? जिसमें एनर्जी बेसिकली रिलीज होती है, वो एक्सोथर्मिक हो जाएंगे। एटीपी नेक्स्ट टॉपिक है, एटीपी। ATP, so ATP is the energy currency। जो ATP है बेसिकली एनर्जी करेंसी है of most of cellular processes and energy released during the process of respiration that is used to make ATP molecule from ADP। जो ATP molecule कहाँ से बनता है? ATP बनता है ADP से। In inorganic phosphate, ADP plus P energy to form ATP. This is phosphate. Endothermic process in the cell then use ATP to drive the reactions when the terminal phosphate linkage in ATP that is broken using water. The energy equivalent to this mole of energy is released. Think of how a battery can provide energy for many different kinds of uses. So it can be used to obtain the mechanical energy, light energy, electrical energy, and so on. Similarly, ATP can be used in the cell's contraction of muscles, protein synthesis, conduction, nervous and for the various activities। ये रोल लिखा हुआ है कि ATP का एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का रोल कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट है, सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स अपॉन ऑक्सीजन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन पे डिपेंड करते हैं। जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स नीड टू इंश्योर दैट देयर इज सफिशिएंट टू इनटेक of oxygen, so we have seen that plants exchange gases through stomata। हमको पता है कि plants gases कैसे exchange करते हैं, stomata से exchange करते हैं। and the charge intercellular spaces to ensure that the cells in the contact with air, carbon dioxide and oxygen। जो इसमें लिखा हुआ है, जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन है, यहाँ पे जो CO2 और ऑक्सीजन है, यहाँ पे जो CO2 प्लस ऑक्सीजन है, दीज आर एक्सचेंज्ड बाय डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन से एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है। सो दे कैन गो इनटू सेल्स पे चला जाता है, और अवे फ्रॉम देम आउट एंड इनटू द एयर। So direction of diffusion depends upon the environmental conditions। So जो diffusion की जो basically इसमें direction है वो कैसे depend करती है? environmental conditions पे depend करती है and the requirements of the plant। So night क्या होता है? at night when there is a no photosynthesis occurring। मान लो रात को कोई photosynthesis, को पता ही है ना, ग्रीन प्लांट्स में यूज होती है। मान लो रात को कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही और कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन, एंड ड्यूरिंग द डे
uh, carbon dioxide generated during the respiration that is used for the photosynthesis, and hence there is a no carbon dioxide release. So instead of oxygen release is the major event at this time. Animals have evolved different organs for the uptake of oxygen. For the uptake of oxygen, the animals have evolved different uh, organs for the uptake from the environment and for getting rid of carbon dioxide produced. Terrestrial animals can breathe the oxygen in the atmosphere, but animals that can live in water need to use the oxygen dissolved in water. Activity 6.6. Observe fish in an aquarium. मान लो कि आपने कोई एक्वेरियम देखा, ठीक है. एक्वेरियम क्या होता है? जहाँ पे बहुत सारे, एक्वेरियम की डेफिनेशन पूछ सकते हैं. व्हाट इज एक्वेरियम? जहाँ पे प्लांट स्पीशीज जो प्रेजेंट होते हैं उसके हम एक्वेरियम कहते हैं, ठीक है. They open and close their mouths and their gill slits behind their eyes and also open and close, and their और जो उनकी टाइमिंग होती है, जो उनकी टाइमिंग होती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग माउथ एंड गिल स्लिट्स आर कोऑर्डिनेटेड इन सम मैनर. Since the amount of dissolved oxygen is fairly low, amount of oxygen बहुत fairly low हो, of the amount of oxygen in air, the rate of breathing in aquatic organisms is much faster than in terrestrial organisms. Fishes take in water through their mouths and force it past the gills, where the dissolved oxygen is taken up by the blood. Terrestrial organisms use oxygen in the atmosphere. Terrestrial organisms जो है basically, terrestrial organisms क्या करते हैं? यहाँ पे जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में यूज करते हैं फॉर रेस्पिरेशन. The oxygen is absorbed by different organs. ऑक्सीजन जो है बेसिकली वो डिफरेंट ऑर्गन से absorb होती है, ठीक है. All these organs have a structure that increases the surface area in which they contact with the oxygen-rich atmosphere. Since the exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across the surface, and the surface is very delicate, in order to protect the surface, it is usually placed within the body. So there have to be passages that will take air to this area. So in addition, there is a mechanism for moving the air in and out in the area that oxygen is absorbed. So जो एयर इन और आउट जाने के लिए हमारे पास एक पैसेज होता है. क्या होता है? पैसेज. तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? एयर इज टेकन इनटू द बॉडी विद नॉस्ट्रल्स. नॉस्ट्रल्स क्या है? हम जो एयर है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार. ये जो है नेसल पैसेज है, ठीक है. इसको हम कहते हैं माउथ कैविटी, इसको हम फार्नेक्स, इसको हम लार्नेक्स, इसको हम कहते हैं ट्रेकिया. ये जो होती है हमारी, थोड़ा सा ये जो होती है इसको हम कहते हैं रिंग्स, और इसको डायाफ्राम, इसको ब्रॉन्चीज कहते हैं, इसको ब्रॉन्चीज को रेस्पिरेटरी ब्रॉन्चीज, इसको हम कहते हैं एल्वली, इसको हम कहते हैं एल्वली, ठीक है. उसके बाद ह्यूमन बींग्स में हम सांस कैसे लेते हैं? नॉस्ट्रल से. ये भी क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में. इन एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रल्स इज फिल्टर्ड बाय द फाइन हेयर्स. जो हम सांस लेते हैं वो हमारे फाइन हेयर्स में फिल्टर हो जाती है, दैट लाइन द पैसेज.
The passage is also lined with the mucus. Passage जो है mucus से भी lined है, which helps in the process. From here the air passes to the throat. यहाँ से nostril से air throat से जाती है and into the lungs. And rings of the cartilage are not present in the throat. Cartilage में rings of the cartilage में जो air present नहीं, तो these ensure that the air passage does not collapse. Within the lungs, तो lungs में क्या होता है? Within the lungs the passage divides into smaller and smaller tubes. lungs में बहुत सारे sacs बन जाते हैं, smaller tubes बन जाती हैं lungs में, which finally terminate in balloon-like structures. balloon-like structures एक form में बन जाती है, which are called as alveoli. उसे हम कहते हैं alveoli. And the alveoli provide a surface where the exchange of gases can take place. और जो walls होती हैं alveoli की, that contain the extensive network of blood vessels. As we have seen earlier, we breathe in, we lift out our ribs and flatten our diaphragm, and chest cavity becomes larger as a result. So because of this, air is sucked into the lungs and fills the expanded alveoli. The blood brings carbon dioxide from the rest of the body for the release into the alveoli, and the oxygen in the alveolar air is taken up by the blood in the alveolar blood vessels to be transported to all the cells in the body. So इसमें होता क्या है, मैं आपको स्टार्टिंग से पढ़ देती हूँ एक बार. जो लंग्स में क्या होता है, द पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स. जो पैसेज होता है वो स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है. ये जो कहते हैं एल्वियल सैक्स कहते हैं, ठीक है. और वाइड सरफेस एयर वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस. यहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ना, ये टेक्स प्लेस होती है. द वॉल्स ऑफ द एल्वियली contain the extensive network of blood vessels as they have seen. So we lift our ribs in the flattened and diaphragm. So जो हम breathe करते हैं तो diaphragm जो है basically flat हो जाता है, ठीक है. diaphragm क्या होता है? flat हो जाता है. diaphragm flat हो जाता है, ठीक है, जब हम सांस लेते हैं. The blood brings carbon dioxide from the rest of the body for the release into the alveoli, and the oxygen in the alveolar behavior is taken up in the alveolar blood vessels to be transported to all the cells of the body. So during the breathing cycle, when the air is taken in and let out, हम सांस लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, the lungs always contain a residual volume. lungs जो है residual volume contain of air so that there is a sufficient time of the oxygen to be absorbed and for carbon dioxide to be released. When the body size of the animals is large, when the body size of, मान लो कि animals का body size है वो large है, the diffusion pressure alone cannot take care of oxygen delivery to all parts of the body. Respiratory ligaments take up the oxygen from the air in the lungs and carry it to the tissues and are deficient in oxygen before releasing it. So human beings में क्या होता है? The respiratory ligament is hemoglobin. हमारा जो respiratory ligament है वो उसको हम क्या कहते हैं? hemoglobin, which has a very high affinity of the oxygen. ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा एफिनिटी है. सो दिस इज अ पिगामेंट. ये जो होता है रेड पिगामेंट होता है, ठीक है. हेमोग्लोबिन में क्या होता है? रेड पिगामेंट होता है. इसमें रेड कॉर्पस्कल्स प्रेजेंट होते हैं. और कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर. जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वाटर में क्या होती है? ज़्यादा सॉल्युबल होती है देन द ऑक्सीजन, ठीक है. एंड हेंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व्ड फॉर्म इन आवर ब्लड. ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाती है. तो नेक्स्ट पार्ट हम शुरू करने लगे हैं. 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं. नेक्स्ट पार्ट हम शुरू करेंगे ट्रांसपोर्टेशन.
ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है? आप मान लो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हो, ठीक है। मान लो आप लुधियाने से दिल्ली जाना है, ठीक है, लुधियाने से दिल्ली जाना है आपको, ठीक है। तो आप ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे? चल के तो जाओगे नहीं, तो कितने आपको दिन लग जाएंगे, है ना, चल के जाओगे। या तो आप कार से जाओगे, या बस से जाओगे, या तो आप ट्रेन से जाओगे, या आप एरोप्लेन से जाओगे, ठीक है। तो ये जो रास्ता होता है लुधियाने से दिल्ली जाने का, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट। या फिर कोई चीज़ आपको ट्रांसपोर्ट करनी है फ्रॉम लुधियाना टू दिल्ली, या फिर दिल्ली टू लुधियाना, तो जो रास्ता, जो चीज़ें ट्रांसपोर्ट आपको करनी है, ये तो आपको चल के जाना है। मान लो कोई आपको ऑर्डर आया, वो आपको लुधियाने से दिल्ली पहुंचाना है, ठीक है। तो 6 आवर्स लगेंगे ना, अगर आप ट्रेन में जाओ तो 6 आवर्स लगेंगे। तो जो 6 घंटे में जो सामान जा रहा है आपका, तो वो क्या हुआ? वहाँ पे मटेरियल हुआ, वो मतलब वो ही ट्रांसपोर्ट कर रहा है फ्रॉम लुधियाना टू दिल्ली। और किस में ट्रांसपोर्ट कर रहा है? एयर में कर रहा है वो ट्रेन में कर रहा है, ठीक है। तो वैसे ही मान लो कि हमारे हार्ट के अंदर हम जो सांस लेते हैं, हमने पीछे पढ़ा कि रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। रेस्पिरेशन जो है वो हम सांस लेते हैं नॉस्ट्रल से, हमारे एयर सैक्स होते हैं, वहाँ से एयर फ्रेश होती है, डायफ्राम फ्लैट होता है जब एयर लेते हैं, डायफ्राम फिर ऊपर आ जाता है जब हम एक्सेल करते हैं, ठीक है। वैसे ही ये जो ट्रेन है ना, बेसिकली ये क्या है? यहाँ पे हमारा हार्ट, जो हमारी मुट्ठी होती है ना हार्ट की, इतना होता है हमारा हार्ट, इतना ऐसे होता है हार्ट हमारा, तो बहुत छोटा होता है। ये तो उन्होंने थोड़ा एक्सपांड करके बताया हुआ। तो इसमें क्या होता है? बेसिकली आपको 2 गैसेस याद रखनी है। एक तो है हमारी ऑक्सीजन बहुत अच्छी गैस है मान लो, और एक कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे शरीर के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, ये याद रखना है आपको। जो ऑक्सीजन है ये हमको चाहिए, और ये जो चीज़ है ये हमको नहीं चाहिए। तो चीज़ जो नहीं चाहिए वो जो होता है कि ब्लड में वो दोबारा ऑक्सीजन जाती है, और मतलब जो एक साइड होती है ना हार्ट की, जो मतलब ट्रेन की, मान लो आप ट्रेन में रास्ते में जाते हो, जब देखते हो कि उसमें क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है ना। आपको फर्स्ट क्लास बुक करानी है, सेकंड क्लास बुक करानी है, थर्ड क्लास बुक करानी है। मान लो कि ट्रेन में सिर्फ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्लास है ना, जो यहाँ पे फर्स्ट क्लास है, वहाँ पे जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जो फर्स्ट क्लास है वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो सेकंड क्लास है, जो सेकंड क्लास मतलब इसमें सेकंड क्लास में बहुत भीड़ होती है, हौच पौच होता है ना। सेकंड क्लास में आपको सीट नहीं मिलती। मान लो कि जो यहाँ पे सेकंड क्लास है वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो जो फर्स्ट क्लास में ऑक्सीजनेटेड ब्लड याद रखना है, और सेकंड क्लास में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड याद रखना है। अब फर्स्ट क्लास ट्रेन में क्या होगा, क्या कैसे कैसे फैसिलिटीज़ होगी? अच्छी फैसिलिटीज़ होगी, आपको सीट आराम से मिल जाएगी, एयर कंडीशनर मिल जाएगी, ठीक है। और सेकेंड क्लास में आपको सीट आसानी से नहीं मिलेगी, आपको खड़ना पड़ेगा, है ना। ये डीऑक्सीजनेटेड वाली ब्लड वाली साइड है सेकेंड क्लास, और जो फर्स्ट क्लास है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाली साइड है, ठीक है। और ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये गंदा पार्ट है, ये वाला अच्छा पार्ट है, ठीक है। तो ये जो होता है इसके ना बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं। मान लो कि आपकी ये मतलब इसके 2 पार्ट्स है, इसके 2 पार्ट्स है। फर्स्ट क्लास के जो है दो लाइंस बनी होती है ना, ट्रेन होती है ऐसे करके, ट्रेन की 2 लाइंस बनी होती है, ये ट्रेन है, ठीक है। ट्रेन की 2 लाइंस बनी होती है। मान लो ये एक सेंटर है, इसमें फर्स्ट क्लास है, दूसरा सेंटर होगा उसमें सेकंड क्लास है। जो फर्स्ट क्लास में है 2 लाइंस बनी हुई है, सेकंड क्लास में 2 लाइंस बनी हुई है। जो फर्स्ट क्लास है वो उसमें सारी फैसिलिटीज़ प्रेजेंट है, सीट भी अच्छी मिल गई है, ठीक है। सामान रखने को भी जगह मिल गई है, सेकंड क्लास में सामान रखने को जगह भी नहीं मिली। फर्स्ट क्लास में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, और सेकंड क्लास में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये जो होता है राइट एंट्रियम होता है, ये राइट वेंट्रिकल होता है, ये लेफ्ट आर्टरियम होता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है,
ठीक है। और ये जो दोनों को मान लो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास को जो डिवाइड करता है, जो ये फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास को डिवाइड करता है, उसको हम कहते हैं सेप्टा। सेप्टा, यहाँ पे नाम आ गया सेप्टम, जो डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग द वॉल्स दैट इज कॉल्ड एज सेप्टम। और यहाँ पे वेना, वेना कावा होता है, वेना कावा लोअर फ्रॉम द बॉडी। यहाँ पे होती है पल्मनरी आर्टरीज और यहाँ पे होती है पल्मनरी वेन्स, ये याद रखना पड़ेगा। ये अपर एंड लोअर वेना कावा याद रखना पड़ेगा। और रोटा, रोटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो चलिए शुरू करते हैं और पंप द हार्ट। सो आपको मैंने जो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का एग्जांपल दिया वो याद रखना, सो इसमें बहुत काम आएगा। तो द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, हार्ट हमारा मस्कुलर ऑर्गन है विच इज एज बिग एज अवर फिस्ट, बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो मैंने आपको गैसेस बताई थी, दो हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। ये जो दो गैसेस है ये हमारे ब्लड से ट्रांसपोर्टेड होती है। और जो हार्ट है ना, बेसिकली हमारा हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर्स, हार्ट के डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड। ये क्या करता है कि जो मान लो कि आपकी फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास है, ठीक है, मान लो कि इनके बंदे यहाँ पे मिक्स हो गए और इनके बंदे यहाँ पे मिक्स हो गए, ठीक है, तो ये क्या करता है यहाँ पे, हार्ट जो है ना, ये दोनों बंदे को मिक्स, या मान लो यहाँ पे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ पे आपकी जो आपकी सेकंड क्लास उसमें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, फर्स्ट क्लास में ऑक्सीजन है, ये दोनों गैसेस को मिक्स करने से रोकता है। क्या होगा अगर दोनों गैसेस मिक्स होगी तो सांस लेने में तकलीफ आएगी आपको, है ना। और फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड containing the carbon dioxide, so the carbon dioxide rich blood has to reach the lungs for the carbon dioxide to be removed। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इसको लंग्स में रीच करना पड़ता है ताकि ये कार्बन डाइऑक्साइड मूव होगी, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव नहीं होगी तो हमें सांस नहीं आएगी प्रॉपरली, अगर हमें सांस नहीं आएगी देन वी कैन लीड टू प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो एंड द ऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू बी ब्रॉड, और जो ऑक्सीडेटेड ब्लड है, क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो कहाँ पे जाता है, लंग्स में, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में जाती है और ऑक्सीजन कहाँ पे आती है, वापस हार्ट पे आती है। हार्ट में क्यों आती है, ताकि वो हार्ट को बीट कर सके, ठीक है, हार्ट को बीट कर सके। तो द ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन टेकन पंप टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है रेस्ट ऑफ द बॉडी के पास आता है ताकि वो पंप हो सके वो ब्लड। सो वी कैन फॉलो द प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है फ्रॉम द लंग्स, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है लंग्स से आता है टू थिन वॉल्ड अपर चैम्बर लेफ्ट ऑफ द हार्ट, यहाँ से जो है सारा प्रोसेस आपका शुरू होता है लेफ्ट ऑफ द हार्ट। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कहाँ से आता है, लंग्स की लेफ्ट साइड से। मान लो कि ये आपका फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास में यहाँ पे दो चैम्बर बना लो, यहाँ पे दो चैम्बर बना लो, ये यहाँ से आया लेफ्ट आर्टरियम से आया, ये लेफ्ट, इसको हम कहते हैं लेफ्ट आर्टरियम। सो ये अगर लेफ्ट आर्टरियम से आया आपका, सो आज हम इतना ही करेंगे यहाँ तक कि आपको अंडरस्टैंड करना भी इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट को। ऑक्सीडेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरियम से आया, लेफ्ट आर्टरियम फिर रिलैक्स होएगी and then it collecting its blood and then it contracts, जब ये contract करेगी, ठीक है, नेक्स्ट चैम्बर ऐसे ये contract करती है, फिर मतलब contraction और relaxation का प्रोसेस चलता रहता है। जैसे लेफ्ट आर्टरियम में क्या आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, फिर रिलैक्स, इसने पहले रिलैक्स किया, फिर कंट्रैक्ट किया, और फिर पहले इसने कॉन्ट्रैक्ट किया फिर रिलैक्स किया, एंड द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू द नेक्स्ट चैम्बर। मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। सो व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, जब अगर अब लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फिर द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द बॉडी, तो ब्लड जो है बॉडी के बाहर पंप हो जाएगा। डीऑक्सीनेटेड ब्लड comes from the body to the upper chamber on the right, यहाँ पे जो है deoxygenated blood आ गया राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम फिर रिलैक्स करेगी एज द राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट्स द कॉरस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर, फिर राइट वेंट्रिकल जो है डिलेट्स, transfer the blood to the right ventricle which in turn pumps into the lungs for the oxygenation।
since the ventricles have to pump the blood into various organs and they have a thicker muscular walls. Ventricles के पास thicker muscular walls present होती है. Then to the arteria do. So veils होती हैं यहाँ पे. वेल्स का क्या रोल है? वेल्स का इसमें ये रोल है कि एक कॉन्ट्रैक्शन ना कर दे. सो वेल्स इंश्योर. वेल्स का क्या रोल है इसमें? So इसमें वेल्स का ये रोल है. Ensure that the blood does not flow backward and the artery or ventricles contract. अगर ये contract ना कर दे so वेल्स का इसका contraction करने से रोकने का, ताकि वो वेल्स को contraction करने से रोके. वेल्स का ये रोल है. ठीक है, फिर तो आज हम इतना ही करेंगे. So I hope you like my video. Please like my video and if you have any doubt you can comment in the comment section freely. And thank you for watching my video. Please like.